हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त हिस्टोरिकल सफर पर चलने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जो इतिहास के बिखरे हुए पन्ने और फैक्ट्स हैं ना, उन्हें एक साथ जोड़कर भारत के अतीत की एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल कहानी बनाएंगे, एकदम शुरुआत से लेकर रिपब्लिक बनने तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे टाइम ट्रैवल को सिंपल रखने के लिए हमने इस बड़ी सी टाइमलाइन को 4 मेन हिस्सों में बांट दिया है। पहला, एंशिएंट इंडियन मार्वल्स। दूसरा, कल्चरल एंड मिडीवल शिफ्ट्स। तीसरा, कॉलोनियल रूल एंड रेजिस्टेंस। और आखिर में चौथा, द रोड टू रिपब्लिक। तो सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर। सेक्शन 1, एंशिएंट इंडियन मार्वल्स, फाउंडेशंस ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। यहां हम बिल्कुल शुरुआती साम्राज्यों की आर्किटेक्चरल प्रिसिजन और उनके पॉलिटिकल राइज की बात करेंगे। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे माइंड ब्लोइंग चीज क्या थी? उनका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी। मेरा मतलब है, पूरी सभ्यता में ईंटों का यानी ब्रिक्स का एक ही स्टैंडर्ड रेशियो यूज होता था। सोचिए, उस वक्त शहर 2 हिस्सों में बनते थे, एक थोड़ा ऊंचाई पर बना छोटा सिटाडेल और नीचे का बड़ा लोअर टाउन। उनका ड्रेनेज सिस्टम एकदम टॉप क्लास था। और हाँ, चंदूदारो जैसे शहर तो बेसिकली उस जमाने के मैन्युफैक्चरिंग हब थे, जहां क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम एकदम एडवांस लेवल पर होता था। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th and 4th सेंचुरीज बीसी में आते हैं, तो पावर सेंटर शिफ्ट हो जाता है मगध की तरफ। क्यों? एक तो गंगा नदी के किनारे इसकी सॉलिड लोकेशन, और दूसरा इसकी शुरुआती कैपिटल राजागाहा। वैसे पता है, प्राकृत भाषा में राजागाहा का लिटरली मतलब ही होता है राजा का घर। काफी एप्ट नाम था, राइट? इस टाइमलाइन को थोड़ा और डीपली समझते हैं। कॉलोनियल स्कॉलर्स जैसे जेम्स प्रिंसेप ने जब 1838 में अशोका के शिलालेख डिकोड किए, उससे सदियों पहले ही इंडिया का लिटरेरी फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल, 500 BCE में पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, फिर 200 BCE से 300 CE के बीच कालिदास की क्लासिक रचनाएं आई, और 300 CE आते आते तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी कंपाइल हो चुका था। मतलब हमारी लिटरेरी हिस्ट्री कितनी पुरानी और रिच है, ये फैक्ट ही अपने आप में हैरान करने वाला है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। सेक्शन 2, कल्चरल एंड मिडीवल शिफ्ट्स, फेथ, ट्रैवलर्स एंड एम्पायर्स। ये वो दौर था जो एक तरफ स्पिरिचुअल बदलावों और दूसरी तरफ मैसिव एम्पायर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है उस वक्त के स्पिरिचुअल शिफ्ट को समझना। देखिए, एक तरफ थी सगुणा भक्ति, जहाँ लोग भगवान को उनके आकार में पूजते थे, यानी मूर्ति पूजा। लेकिन ठीक उसी टाइम कबीर जैसे मिस्टिक संतों ने निर्गुणा भक्ति को प्रमोट किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने अलग अलग धार्मिक शब्दों का यूज करते हुए सिर्फ नाम सिमरन यानी ध्यान लगाने पर सबसे ज्यादा फोकस किया। और हाँ, भारत की जो इमेंस वेल्थ थी, उसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यहाँ आने वाले फॉरेन ट्रैवलर्स का तो जैसे तांता लग गया था। ये वो लोग थे जिन्होंने इस सबकॉन्टिनेंट को सदियों तक डॉक्यूमेंट किया। 13th सेंचुरी में इटली से मार्को पोलो आए, 14th सेंचुरी में मोरक्को से इब्न बतूता, 15th में पोर्टुगल से डुआर्टे बारबोजा, और 17th सेंचुरी आते आते फ्रांस से फ्रांसवा बर्नियर। सेम टाइम पर अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो माप काफी तेजी से बदल रहा था। नए और ताकतवर मिडीवल स्टेट्स उभर रहे थे। साउथ में 1336 में पावरफुल विजयनगरा एम्पायर और 1347 में बहामनी किंगडम एस्टैब्लिश हुआ। फिर 1436 में ओडिशा के गजापति रूलर्स का राइज हुआ। और नॉर्थ की बात करें तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने ह्यूज मुगल एम्पायर की नींव रखी। अब एक चीज क्लियर कर दूं, ये एम्पायर सिर्फ अपनी बड़ी मिलिट्री के दम पर नहीं चलते थे। इन्होंने अपने वास्ट टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बनाए और स्टेट क्राफ्ट पर प्रोफाउंड लिटरेचर भी प्रोड्यूस किया, जैसे विजयनगरा के राजा कृष्णदेवराया की लिखी तेलुगु बुक अमुक्ता माल्यादा, या फिर मुगलों का मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड आईने अकबरी। और ग्राउंड लेवल यानी गांव में सिस्टम पंचायतें चलाती थीं, जहां एक पटवारी गांव का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटेंट होता था। इन एम्पायर्स की वेल्थ और उनके कल्चरल इन्वेस्टमेंट का एक और बड़ा सबूत है उनका आर्किटेक्चर, खास करके साउथ इंडियन मंदिरों की ये टावरिंग इंपीरियल आर्किटेक्चर। इन्हें इतने ब्रिलियंट तरीके से डिजाइन किया जाता था कि डिवोटी एक ग्रैंड एंट्रेंस, जिसे गोपुरम कहते हैं, वहां से अंदर आते हैं, फिर एक बड़े से मंडक से होते हुए फाइनल सेक्रेड कोर यानी गर्भगृह तक पहुंचते हैं, और उसके ऊपर होता है आसमान छूता हुआ शिखरा, बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ता हुआ एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम आते हैं सेक्शन 3 पर, कॉलोनियल रूल एंड रेजिस्टेंस, कंट्रोल एंड अपराइजिंग्स। इन अमीर साम्राज्यों की जगह ली एक ऐसे दौर ने जहां ब्रिटिशर्स के अंडर बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ और ऑफ कोर्स फियर्स रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिक तरीके से मिलिट्री और इकोनॉमिक्स दोनों तरफ से कंट्रोल किया। उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस जैसी पॉलिसीज लगाईं, जिसमें इंडियन रूलर्स को अपनी खुद की आर्मी डिसॉल्व करके पूरी तरह ब्रिटिश प्रोटेक्शन पर डिपेंड होना पड़ा। और इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए था रूथलेस सनसेट लॉ।
ये इतना स्ट्रिक्ट था कि अगर किसी जमींदार ने एक फिक्स डेट के सनसेट यानी सूर्यास्त तक अपना टैक्स क्लियर नहीं किया तो बिना किसी दया के उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। ऐसे कंटिन्यूअस आर्थिक शोषण यानी इकोनॉमिक स्क्वीजिंग का नतीजा क्या होगा? गुस्सा। और यही गुस्सा 1875 में डेक्कन राइट्स के रूप में फूट पड़ा। किसानों का ये विरोध इतना बड़ा था कि इसकी गूंज डायरेक्ट लंदन तक गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1878 में बाकायदा इस पर एक फॉर्मल रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा झटका तो 1857 का रिवोल्ट था। ये कोई छोटा प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि लोकल रूलर्स द्वारा लीड किया गया एक मैसिव अपराइजिंग था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, अवध से बिरजिस कदर, बिहार से कुंवर सिंह और कानपुर से नाना साहेब, इन सब ने मिलकर रीजनल स्ट्रांगहोल्ड से ऐसी शुरुआत की जिसने ब्रिटिश पावर को हिलाकर रख दिया। और इस लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4, द रोड टू रिपब्लिक, आइडियोलॉजीज एंड इंडिपेंडेंस। ये सेक्शन उन कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजीज और टर्बुलेंट इवेंट्स के बारे में है जिन्होंने एंड में एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक को आकार दिया। आज़ादी की ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी दोस्तों, बल्कि ये डीप लेवल पर फिलोसॉफिकल भी थी। जैसे महात्मा गांधी जी का मशीन एज पर ये स्ट्रांगली वर्डेड क्रिटिक। उनका मानना था कि मॉडर्न मशीन इंसानों को गुलाम बना लेती हैं। उनका सिंपल तर्क था कि जब एक मशीन अकेली 10 लोगों का काम करती है तो एक्चुअली वो उन 10 लोगों की जॉब्स छीन रही होती हैं। और अगर ग्रास रूट लेवल की बात करें तो यहाँ रेजिस्टेंस का लेवल ही अलग था, वेरी बोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के सतारा में बनी प्रति सरकार, ये वहाँ के यंग लीडर्स की बनाई एक पैरेलल गवर्नमेंट थी जो 1943 से 1946 तक अंग्रेजों की नाक के नीचे एक्टिवली अपना काम कर रही थी। सोचो, बिल्कुल एक ऑटोनोमस सिस्टम। जैसे जैसे आज़ादी करीब आ रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स काफ़ी फियर्स होती जा रही थी। एक बहुत बड़ा टॉपिक था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दी थी कि अगर माइनॉरिटीज़ को इस तरह से सेपरेट किया गया तो उन्हें बचाने के बजाय ये उन्हें बाकी कम्युनिटीज़ से पूरी तरह आइसोलेट कर देगा। लैंग्वेज ने भी ऐसी ही इंटेंस बहस छेड़ दी थी। आर.वी. धुलेकर जैसी फिगर्स ने इतने डाइवर्स सब कॉन्टिनेंट में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने को लेकर पैशनेट आर्ग्यूमेंट्स दिए। इससे क्लियरली पता चलता है कि एक नए देश की लैंग्वेज पॉलिसी तय करना कितना सेंसिटिव इशू था। लेकिन आज़ादी के इस सफ़र के आखिरी कुछ कदम अनफॉर्चुनेटली बहुत ट्रैजिक थे, खासकर अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, जिसने कलकत्ता में भारी वायलेंस भड़का दी। ये ट्रांजिशन इतना ब्लडी था कि इस कम्युनल वायलेंस को शांत करने के लिए महात्मा गांधी को खुद तुरंत कलकत्ता जाना पड़ा था। तो अब जब हम एक स्टेप पीछे हटकर इस पूरी टाइमलाइन को देखते हैं तो एक प्रोफाउंड थॉट दिमाग में आता है। सदियों का निर्माण, लंबी गुलामी और उसके बाद आज़ादी पाने के लिए लोगों का खून पसीना और इतनी इंटेंस डिबेट्स, ये सब समझने के बाद क्या इससे हमारा आज के इंडियन रिपब्लिक को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाता? जब फाउंडेशन की स्ट्रगल समझ आती है तो इसकी रिस्पेक्ट अपने आप मल्टीप्लाई हो जाती है। वेल, आज के इस एक्सप्लेनर में मेरी तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में।